ओके, चलिए तो मैं आपसे इंटर की ज़रा बात कर लेता हूँ कि हम यहाँ पर क्या देखने वाले हैं। आई एम क्वाइट श्योर कि आप लोगों को ये तो पता है कि इंटर में आप लोगों के पास टोटल 6 सब्जेक्ट्स हैं। जो हम गेम्स रूल्स ऑफ द गेम की बात कर लें, इंस्टीट्यूट हमारे साथ एक गेम खेलता है यहाँ पर, ठीक है। उस गेम का नाम है आइए सीए इंटर पास करें। तो हमारे पास जो है 6 पेपर्स होते हैं टू बी प्रिसाइज, ठीक है। 6 पेपर्स, 3-3 ग्रुप, 3-3 पेपर्स के 2 ग्रुप्स में बटे हुए हैं। आपका टोटल 600 मार्क्स का कंटेंट है, जिसमें से योर टारगेट इज अ मिनिमम ऑफ 300, है ना। उससे ज़्यादा हमको लाना है, ये हमारा टारगेट होना चाहिए, पर कम से कम 300 तो लाना ही है, ताकि आगे की कहानी हमारी एज इट इज़ आगे बढ़ती चले। तो 300 आउट ऑफ 600, इसको 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, तो 300 के 2 ग्रुप्स हैं। हर ग्रुप में 150 चाहिए होता है पास होने के लिए, या फिर टोटल में आप 300 बना सकते हैं। किसी एक ग्रुप में 140, किसी एक ग्रुप में 160, ऐसे भी काम चल जाता है। मिनिमम हर पेपर में आउट ऑफ दी 6 पेपर्स यू नीड टू हैव 40 ईच। तो 40 नंबर आपको हर सब्जेक्ट में, चाहे पसंद आ रहा हो चाहे नहीं आ रहा हो, 40 तो लाने ही पड़ेंगे। एंड अ टोटल ऑफ 300 टू क्रॉस दीज एग्जाम्स। ये हमारा मोटा मोटा टारगेट है, ठीक है। तो बच्चों, स्टडी स्ट्रैटेजी कुछ इस तरह से जाती है कि आपको, आप जैसे नवंबर से वी आर अज्यूमिंग कि आप क्लासेस स्टार्ट करेंगे अपनी प्रॉपरली इन फुल स्विंग। तो जैसे जैसे आपको सब्जेक्ट समझ में आना शुरू हों, आपको ये समझते जाना पड़ेगा कि किस सब्जेक्ट में आप क्या स्कोर कर सकते हैं। यू विल हैव टू क्रिएट योर ओन स्ट्रैटेजीज कि मुझे 300 तक पहुंचना है, उस 300 तक पहुंचने का तरीका क्या है। किसी का हो सकता है अकाउंट स्ट्रांग होगा, वो अकाउंट्स पे वर्क कर सकता है। किसी की थ्योरी थोड़ी अच्छी होगी तो वो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स पे वर्क कर सकता है। किसी को मेरे सब्जेक्ट टैक्स में इंटरेस्ट आएगा तो वो टैक्स में अच्छा कर सकता है। पर जिस सब्जेक्ट में आप अच्छा नहीं भी कर पा रहे हो, आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ना भी हो, तो भी 40 तो लाना पड़ेगा। तो यू कैन नॉट इग्नोर आउट एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट, क्या ये तो समझ में नहीं आ रहा। दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर आपको मैं दे देता हूं पहले से ही, ठीक है। आपको ये बात समझ में आई होगी कि आपने जो 10th और 12th के एग्जाम्स, आई एम नॉट श्योर आपने 10th दिया कि नहीं, 12th तो डेफिनेटली आपने दिया, ठीक है। तो 10th और 12th के एग्जाम्स आप लोग जो फेस करके आए होंगे, ठीक है, वहाँ पर आप अगर 2 महीने भी पढ़ लेते हो, 3 महीने भी पढ़ लेते हो, तो यू गेट वेरी गुड मार्क्स। 80, 85, 90 इस रेंज में काफ़ी लोगों ने स्कोर किया होगा, ठीक है। और हम यहाँ पे बात करते हैं 50 की। 50% इज वॉट यू नीड इन एग्रीगेट, राइट। तो मन में ये ख्याल आता है कि सर 50% ही तो लाना है, कौन सा ऐसा बहुत बड़ा तीर मारना है। 3 महीने पढ़ के सर मैं 80-90 ले आता था, तो यहां तो आप मुझे 50% लाने को बोल रहे हो। हाउ इज इट सो टफ? ऐसा कैसे हो सकता है? पढ़ते नहीं होंगे सर लोग, मैं तो आराम से कर लूंगा। तो इस गलत फहमी में मत रहिएगा, ठीक है। आपके सामने स्टैट्स हैं, उठा के देखिएगा। व्हाट इज द एवरेज पासिंग रिजल्ट ऑफ सी इंटर? 12 to 15%, नॉट मोर देन दैट, ठीक है। तो प्लीज ये बात समझ के चलिएगा। दैट इज वाई आप लोगों को ये बात समझ के चलनी है कि जल्दी करना है, अर्लियर द बेटर, ठीक है। एंड दैट इज व्हाट एपीटी इज ऑल्सो बिलीविंग इन, अर्लियर द बेटर। नहीं तो हमको, आपको हम अक्टूबर के महीने से पकड़ के बिठा के क्लासेस के बारे में समझाना शुरू नहीं करते कि यही जो लोग चीज़ें नवंबर के मंथ में करेंगे, हम वो अक्टूबर में कर लेंगे, ताकि नवंबर से तो हम फुल फ्लेजेड कोर्स के साथ शुरू हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब मैं थोड़ा सा आपको अपने बारे में बता दूं, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। तो भाई, आई एम वन ऑफ दोज फैकल्टीज जिनके पास में एक ऑल इंडिया रैंक है। आई हैड अ ऑल इंडिया 9th रैंक इन माय सीए सीपीटी एग्जाम्स, जिसको कि अब आप लोग सीए फाउंडेशन बोलते हैं। उस समय तक रैंक मिला करती थी, एंड आई हैड ऑल इंडिया 9th रैंक at the time of my CA CPT exams, which was held way back in June 2011, ठीक है। And I cleared these exams all throughout in my first attempt. In CA Inter I cleared in first attempt, CA Final I cleared in first attempt,
उसके बाद वेरियस क्या कहते हैं उसको, पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्सेज ऑल्सो हैव डन, है ना। तो धीरे धीरे बस आगे बढ़ते जा रहे हैं। और जीएसटी की अगर मैं आपसे बात करूं तो बेसिकली राइट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी आई हैव बीन टीचिंग जीएसटी कंटिन्यूसली इन दिस ऑर्गेनाइजेशन जहां पे आप अभी पढ़ रहे हैं, एपीटी। ठीक है, तो 2017 जीएसटी गॉट इंट्रोड्यूस्ड and I have been faculty for indirect taxes in this institute since 2016. तो it's been 8 years जब से मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ। इनिशियली अदर इनडायरेक्ट लॉज जो हुआ करते थे, वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज, ये पढ़ाता था। देन दे ऑल गॉट मर्ज्ड इनटू जीएसटी एंड देन तब से मैं जीएसटी पढ़ा रहा हूँ। तो आई टीच ओनली वन सब्जेक्ट। ठीक है, पेपर्स की बात करें तो आई टीच ओनली हाफ अ पेपर, बट कोशिश ये करता हूँ कि आप लोगों की जितनी ज़्यादा मदद हो सके, गिवन द एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग द एग्जाम्स, गिवन द एक्सपीरियंस ऑफ स्टेइंग इन टच विद वेरियस स्टूडेंट्स, given the experience of being connected at ICAI level, I am also currently serving as the secretary of the भोपाल branch of CIRC। ठीक है, सिकासा अगर आपने एक टर्म सुनी हो, ठीक है, जो कि स्टूडेंट बॉडी होती है, उससे बड़ी बॉडी होती है मेंबर्स बॉडी, एंड मेंबर्स बॉडी की भोपाल ब्रांच का आई एम द सेक्रेटरी। सो इन सब चीज़ों से वी स्टे कनेक्टेड एंड थोड़ा सा इसकी वजह से जो भी हेल्प होती है आई डेफिनेटली ट्राई एंड पास इट ऑन, कि आप लोगों का इंस्टीट्यूट लेवल पे अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, एसएसपी पोर्टल पे कोई इशू है ना, आपका एग्ज़ाम फॉर्म या कोई भी और किसी तरह के फॉर्म में कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो यू कैन ऑलवेज ट्राई एंड कॉन्टैक्ट मी, आई विल श्योरली बी ऑफ द मोस्ट हेल्प टू यू, कि जो भी इश्यूज़ हैं वी कैन डेफिनेटली टेक केयर ऑफ द सेम। ठीक है, बट एक जो आदत स्टूडेंट्स में होती है, हमको वो स्टूडेंट थोड़ी सी आदत अवॉइड करने की ज़रूरत है। कई बार मेरे पास फ़ोन आता है, सपोज करते हैं आज 11 अक्टूबर 2024 कोई पर्टिकुलर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, आज शाम को 4 बजे मेरे पास फ़ोन आता है कि सर आज लास्ट डेट है और मेरे फॉर्म में ये इशू आ गया, अब मैं क्या करूं। उस केस में मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा बच्चों। ठीक है, बिगिन इन टाइम। जो भी आप इंस्टीट्यूट से रिलेटेड फॉर्म्स भरें, या फॉर दैट मैटर एनीवेयर इन दी वर्ल्ड आप कोई भी फॉर्म भरें, ट्राई कि टाइम इन हैंड होना चाहिए, ताकि अगर कभी भी किसी टेक्निकल ग्लिच में फंस जाएं तो उसको रिजॉल्व करने का टाइम तो हो। आप अगर 4 बजे मुझे फ़ोन लगाओगे, इंस्टीट्यूट 5 बजे बंद हो जाता है, आई कैन नॉट हेल्प यू आफ्टर दैट। अपने आप सब चीज़ें उसके बाद आपका कोई काम ही नहीं हो पाएगा। सो कमिंग बैक टू वेयर वी वर, तो मैं आपसे ये डिस्कस कर रहा था कि मैं जीएसटी आपको यहाँ पर पढ़ाने का काम करूँगा। अपन वी विल बी हैविंग अ थरो डिस्कशन ऑफ जीएसटी कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, व्हाट ऑल वी आर गोइंग टू लर्न। ठीक है, तो मूविंग अहेड, कोर्स के बारे में आपसे डिस्कस करूं तो जो ये आपका थर्ड पेपर रहेगा टैक्सेशन का, फर्स्ट ग्रुप के अंदर आपके पास पहला पेपर अकाउंट्स का, दूसरा पेपर लॉ का और तीसरा पेपर टैक्स का होता है। तो टैक्स का जो ये पेपर है 100 मार्क्स का, दिस इज डिवाइडेड इनटू 2 सेगमेंट्स। फर्स्ट इज 50 मार्क्स फॉर इनकम टैक्स एंड द सेकंड इज 50 मार्क्स फॉर जीएसटी। तो आई एम क्वाइट श्योर इनकम टैक्स के बारे में आपका इंट्रोडक्शन मास सर से, अंशुल सर से, दोनों से हो गया होगा। हो गया इंट्रोडक्शन अभी तक कि नहीं? तो वो दोनों मिलकर के, अच्छा अंशुल सर से हो गया है, मास सर से भी नहीं हुआ है, ओके ठीक है। तो वो दोनों मिलकर के आपको 50 मार्क्स का इनकम टैक्स का पोर्शन पढ़ाएंगे एंड मेरा ये पोर्शन जीएसटी पोर्शन 50 मार्क्स का रहेगा और ये वाला पोर्शन मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, 50 मार्क्स जीएसटी के अंदर, जैसे आपको पता ही है, आपके 6 के 6 सब्जेक्ट्स आज की डेट में एमसीक्यू रखते हैं। तो 30% ऑफ योर मार्क्स आर एमसीक्यू एंड 70% ऑफ योर मार्क्स आर सब्जेक्टिव। ठीक है, इन ऑल दी 6 पेपर्स नाउ डेज। पहले ऐसा होता था कि कुछ चोजन पेपर्स में एमसीक्यू पोर्शन आया करता था, आज की डेट में आपके सारे पेपर्स में एमसीक्यू पोर्शन आता है। तो 50 मार्क्स का जो जीएसटी है उसका 30% दैट इज 15 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव कंटेंट रहेगा और 35 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव कंटेंट रहेगा। तो 50 मार्क्स इज व्हाट वी आर प्रिपेयरिंग फॉर, उसमें से 15 नंबर ऑब्जेक्टिव और 35 नंबर सब्जेक्टिव। ठीक है, जीएसटी का जो हम ये सिलेबस कवर करेंगे अपने पूरे डिस्कशन में, जो हमारा लंबा चौड़ा चलने वाला है। जी बेटा, जीएसटी में न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, ऑल्दो टू अ स्मॉल एक्सटेंट 1 या 2 चैप्टर्स जो हमारे पास होते हैं
उसके अंदर होते हैं। जैसे मैं आपको आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे जो चैप्टर्स, उससे मैं आपको समझाऊं तो जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर छोड़ दें हम, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 7 चैप्टर्स, सप्लाई, चार्जेस, प्लेस ऑफ सप्लाई, एग्जेम्पशन, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, आईटीसी, ठीक है। इन 7 चैप्टर्स के अंदर से आपके पास न्यूमेरिकल क्वेश्चंस या केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस निकल के आते हैं, ठीक है। देखिए टैक्सेशन के पेपर में ना बच्चों, जैसे इनकम टैक्स में थोड़ा सा कैलकुलेशन हैवी रहता है, यहाँ उतना कैलकुलेशन हैवी नहीं रहता, ठीक है। यहाँ पे इजी कैलकुलेशंस रहती हैं, ना परसेंटेजेस बहुत ज़्यादा अलग अलग हैं, ठीक है। जैसे आपने इनकम टैक्स के बारे में अगर थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू किया होगा तो आपको ये समझ में आया होगा कि आपकी इनकम अगर एक्स अमाउंट तक है तो एक पर्टिकुलर टैक्स रेट लगता है, उससे ज़्यादा है तो कुछ और टैक्स रेट लगता है, उससे और ज़्यादा है तो और टैक्स रेट लगता है। इंडिविजुअल्स की बात करूँ तो उससे और ज़्यादा है तो सरचार्ज लग जाता है, कुछ सेस लग जाता है। ऐसी कुछ कहानियाँ हमारे को यहाँ पर ज़्यादा देखने को नहीं मिलती, ठीक है। यहाँ पे बड़ा सॉर्टेड चलता है, सिंपल चलता है, नया कानून है, बहुत ज़्यादा उलझा हुआ कानून नहीं है, ठीक है। तो ये 15 चैप्टर्स में से आपके पास 2 to 8, 7 चैप्टर्स में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस या केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, जहां पर आपको प्रोविजन रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आपके पास में ये कहानी आ जाती है कि सपोज करते हैं, जैसे मैं एक टॉपिक की बात करूं आपसे, प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई वाले टॉपिक में हम कुछ रूल्स सीखते हैं और वहाँ से हमको ये समझ में आता है कि कोई जो ट्रांजैक्शन है, सपोज करते हैं अभी अपन सिंपल सी बात कर रहे हैं, ठीक है, मैं भोपाल में बैठ के आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आई एम टीचिंग टू यू फ्रॉम भोपाल मध्य प्रदेश। मेरे मेरे कोई ऐसे स्टूडेंट्स जो एमपी के बाहर से मेरे से कनेक्टेड हैं, मध्य प्रदेश के बाहर से? सारे एमपी से ही हैं क्या? चलिए, एक एक ने रिस्पॉन्ड किया कि हाँ हम बिहार से हैं, ठीक है। तो एक एक पर्टिकुलर स्टूडेंट बिहार से कनेक्टेड है मेरे से, ठीक है। तो अब बात समझिएगा ज़रा, मैं यहाँ एमपी में बैठ करके इनको पढ़ा रहा हूँ, ये बिहार से बैठ करके पढ़ रही हैं, ठीक है। तो हमारे बीच में जो ट्रांजैक्शन हो रही है, अब अपन ये अज्यूम कर लेते हैं कि अभी तो नहीं, लेकिन आगे आप फीस पे करेंगे तो इस गरीब को भी कुछ पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो जब पैसे मिलेंगे तो एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी, एक टैक्सेबल ट्रांजैक्शन होगी, जीएसटी भी लगेगा जो आप फीस यहाँ पर पे करेंगे उसके ऊपर। अब क्वेश्चन ये उठेगा कि जो टीचिंग क्लास है वो एमपी से पढ़ा रही है और जो स्टूडेंट है वो बिहार से पढ़ रहा है, तो ये जो ट्रांजैक्शन है ये टैक्सेबल कहाँ मानी जाएगी? कौन सी सरकार को इसका पैसा मिलेगा? एमपी गवर्नमेंट को इसका पैसा मिलेगा जहां से मैं पढ़ा रहा हूं, या बिहार गवर्नमेंट को इसका पैसा मिलेगा जहां से ये पढ़ रही हैं? ये टॉपिक का जवाब देगा प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। तो हमारे पास एक क्वेश्चन आएगा बिल्कुल इसी तरह का कि एक टीचर है वो एमपी से पढ़ा रहा है, एक स्टूडेंट है वो बिहार से पढ़ रही है, ठीक है, ये ट्रांजैक्शन कहां पर टैक्सेबल होगी? तो अब आप इसको न्यूमेरिकल क्वेश्चन मान रहे हो या थ्योरेटिकल क्वेश्चन मान रहे हो, मैं ऐसे क्वेश्चन को न्यूमेरिकल क्वेश्चन मानता हूं, जहां पर आप जो प्रोविजन है उसको अप्लाई करके एक आंसर कैलकुलेट कर रहे हो। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जहां पर बन के आ रहा है उसको मैं इन ऑल माय पर्पसेस में उसको प्रैक्टिकल क्वेश्चन बोलता हूं। और जो हमारे पास ऐसा प्रोविजन आता है, जैसे चैप्टर 9 मुझे दिख रहा है रजिस्ट्रेशन, तो ये क्वेश्चन आ जाए कि रजिस्ट्रेशन किसको लेना है और किसको नहीं लेना, ऐसे क्वेश्चन को मैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन बोलूँगा। पर अगर एक क्वेश्चन बन के आया, एक पर्टिकुलर पर्सन ने ये बिजनेस किया, उसको रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो अगेन मैं उसको प्रैक्टिकल क्वेश्चन बोलूँगा। आई होप यू आर गेटिंग मी कि मैं प्रैक्टिकल या थ्योरेटिकल किसको कह रहा हूँ, ठीक है। तो थ्योरेटिकल कंटेंट हमारे पास में बहुत ही कम होता है। जैसे 15 नंबर का एमसीक्यू छोड़ करके 35 नंबर का जो मेरे पास सब्जेक्टिव पोर्शन है, इन माय व्यू 5 से 10 नंबर के ऊपर का थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं आता। बाकी वी कैन इजीली से कि 25 नंबर का आपके पास प्रैक्टिकल पोर्शन आने वाला है, जिसमें से अराउंड 10 से 12 नंबर का ऐसे क्वेश्चन होंगे जहां आप कुछ फिगर कैलकुलेट कर रहे होगे,
ठीक है, बाकी के क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहां पर कुछ केस स्टडी होगी और उस केस स्टडी के हिसाब से आप आंसर कर रहे होंगे। आर वी क्लियर? बात आ रही है समझ में? चलिए, जीएसटी के बारे में ना जब मैं आपको पढ़ाना शुरू करूं तो मैं आपसे सिंपल सी एक बात ये करना चाहूंगा बच्चों, मुझे ना जीएसटी के केस में जब मैं आपको पूरा जीएसटी पढ़ा रहा हूँ, ये 15 चैप्टर्स पढ़ा रहा हूँ, मुझे आपसे 2 रिक्वायरमेंट्स रहेंगी। रिक्वायरमेंट नंबर 1 कांस्टेंट रिवीजन, रिक्वायरमेंट नंबर 2 पेशेंस। ये 2 चीजें आर दी प्राइम रिक्वायरमेंट जिसके बिना हमारा जीएसटी का कोर्स कंप्लीट नहीं हो सकता। फिर से रिपीट कर रहा हूं, 2 चीजें बोली, कांस्टेंट रिवीजन एंड दूसरा मैंने आपसे क्या बोला, पेशेंस। क्यों पेशेंस? पेशेंस इसीलिए कि ये जो 15 चैप्टर्स हैं, पहली बात ये 15 चैप्टर्स एज पर मॉड्यूल सीक्वेंसिंग है। आपके पास जो आपका सी इंटर का मॉड्यूल आएंगे जब आप रजिस्टर करेंगे उसके हिसाब से हैं, अदरवाइज भी आप बोर्ड ऑफ स्टडीज की साइट पर जाकर के मॉड्यूल्स को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। पर ये 15 चैप्टर्स उस सीक्वेंस में लिखे हुए हैं। आई डू नॉट टीच इन दिस पर्टिकुलर सीक्वेंस, आई टीच इन अ सीक्वेंस जो कि इतने साल से आपने देखा ही, मैं आपको बता ही चुका हूँ, 2017 से पढ़ा रहा हूँ। तो आई हैव टॉट मोर देन 15 बैचेस अप्रॉक्सीमेटली फॉर सीए इंटर जीएसटी। तो मुझे ये समझ में आ चुका है इतने टाइम में कि कौन से चैप्टर की कहाँ से लिंकिंग है, तो वी गो इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन। जैसे चैप्टर 1 पढ़ते हैं, पर चैप्टर 2 पढ़ते हैं, देन आई जंप टू चैप्टर 5, देन आई गो टू चैप्टर 3, देन आई गो टू चैप्टर नंबर 10, देन आई कम बैक अगेन टू चैप्टर 6, 7, इस तरह से चलते हैं हम कुछ। वाई सो? क्योंकि एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से लिंक्ड चलता है। क्योंकि एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से लिंक्ड चलता है, देयरफॉर अराइजेस द नीड ऑफ कंटिन्यूअस रिवीजन। जैसे कि चैप्टर नंबर 10 जो टैक्स इनवॉइसेस का है, हम जब टैक्स इनवॉइसेस पढ़ लेंगे उसके बाद अगला चैप्टर पढ़ेंगे टाइम ऑफ सप्लाई, और टाइम ऑफ सप्लाई में पूरी बात वो ये कहता है कि अगर इनवॉइस टाइम से बनाई है तो ऐसा प्रोविजन चलेगा, अगर इनवॉइस टाइम से नहीं बनाई है तो वैसा प्रोविजन चलेगा। तो भाई इनवॉइस टाइम से बनाई है कि नहीं बनाई है ये कौन जज करेगा? ये जो पिछला चैप्टर पढ़ के आए थे उसकी नॉलेज के बेसिस पर होगा। सो प्लीज अंडरस्टैंड कि आपने आज जो चैप्टर पढ़ लिया उसके बाद आप ये सोचोगे कि हाँ अब तो इसकी जरूरत कभी बाद में पड़ेगी, टेस्ट वेस्ट होगा तब पड़ेगी, तो नहीं, आपको रिवाइज करते चलना पड़ेगा। यू विल हैव टू क्रिएट अ कैलेंडर कि हाँ 2 चैप्टर हो गए, 3 चैप्टर हो गए, इनको रिवाइज कर लूँ फिर आगे बढ़ूँ, ऐसे करते चलना पड़ेगा टाइमली। अदरवाइज क्या होगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आपको ये सिचुएशन आ जाएगी कि सर कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। और समझ में क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि पिछला रिवाइज नहीं किया है। तो जब पिछले वाले टॉपिक के साथ इस टॉपिक का कनेक्ट बैठेगा तो हम उलझ जाएंगे। सारी लॉ की खासियत यही होती है बच्चों, लॉज नेवर गो इन अ स्ट्रेट लाइन। क्या आप ये सोचो सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4 ऐसे पढ़े? नहीं। सेक्शन 10 कनेक्ट होगा सेक्शन 15 के साथ, सेक्शन 15 कनेक्ट होगा सेक्शन 9 के साथ, सेक्शन 9 कनेक्ट होगा सेक्शन 40 के साथ, ऐसे घूमता रहेगा पिक्चर। हर लॉ की यही कहानी है। इनकम टैक्स में भी ऐसे ही होता है, जीएसटी में भी ऐसे ही होता है, कंपनी लॉ में भी ऐसे ही होता है। दीज आर दी मेजर लॉज जो आप यहाँ पढ़ने वाले हैं सी इंटर लेवल पर, और आगे जिंदगी में जो लॉ पढ़ेंगे उनकी कहानियां ऐसी चलती हैं। तो लॉ में हमेशा एक लूप बनता है, एक साइकिल बनती है, एक सेक्शन का दूसरे सेक्शन से कनेक्ट बैठता है। हम उसी फॉर्म में इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, और उसी फॉर्म में जब हम इसको पढ़ते हैं तो पिछला वाला याद रखना पड़ेगा, तभी अगला वाला समझ में आएगा। अगर पिछला भूल गए तो अगला कभी समझ में नहीं आएगा। दूसरी बात, मैंने आपसे पहली रिक्वायरमेंट का रीजन समझ में आया। पहली रिक्वायरमेंट बोली थी कंटिन्यूअस रिवीजन, आई होप वो आपको समझ में आ गया मैंने ऐसा क्यों बोला। दूसरी रिक्वायरमेंट पेशेंस। जब आप ये सब्जेक्ट या चैप्टर पढ़ना शुरू करेंगे तो क्या होता है, हम चैप्टर पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे स्पेसिफिकली एक चैप्टर है एग्जेम्पशन फ्रॉम जीएसटी, ठीक है। इस चैप्टर को जब हम पढ़ते हैं, इस चैप्टर की क्लास रफली 20 से 22 दिन चलती है। अज्यूमिंग कि मुझे 1 घंटा समथिंग की क्लास मिलती है, 20 ऑड आवर्स के बीच करीब ये चैप्टर चला जाता है, ठीक है। जब इतनी लंबी चल जाती है, हम 20 दिन तक एक ही बात पढ़ रहे होते हैं,
ठीक है। और प्रॉब्लम क्या है, इस चैप्टर के क्वेश्चंस हम तब कर पाते हैं जब हम पूरा चैप्टर कर लेते हैं। तो दिक्कत ये आती है कि 2 दिन अच्छा लगता है, 4 दिन अच्छा लगता है, फिर लोग बोलने लगते हैं सर क्वेश्चन तो हो जाते, कुछ तो समझ में आता। अब क्वेश्चन के साथ प्रॉब्लम ये है कि जब तक पूरा चैप्टर नहीं होगा तब तक क्वेश्चन हो नहीं सकते। उस चैप्टर को जब मैं पढ़ाना शुरू करूंगा तो आपको समझाऊंगा, ठीक है। ऐसे ही स्टार्टिंग में हमारे पास जो सेकंड चैप्टर आता है सप्लाई अंडर जीएसटी, ठीक है। दिस इज अ बेसिक चैप्टर। बेसिक चैप्टर मतलब बेस है, हम वहां पे एक फाउंडेशन बना रहे होंगे। जैसे अभी आप फाउंडेशन क्लियर करके आ रहे हो ना इंटर के अंदर, है ना, तो ऐसे ही हम एक फाउंडेशन बना रहे होंगे। अब वो फाउंडेशन के अंदर कुछ पॉइंट्स ऐसे भी आ जाते हैं जो कि थोड़े से आगे से लिंक करते हैं। तो पूरा कई बार वो चैप्टर हमको इनिशियली समझ में नहीं आता है, बट माय क्या कह सकते हैं उसको, अश्योरेंस टू ऑल ऑफ यू इज, जिस दिन मैं आपसे ये कहूंगा कि भाई साहब जीएसटी इंटर की क्लास हो गई है खत्म, आपका कोर्स पूरा यहां पे समाप्त होता है, उस दिन आपके पास एक भी अनरिजॉल्व इशू नहीं रहेगा। ऑल योर इश्यूज विल बी डन एंड डस्टेड बाय द टाइम वी से कि क्लास इज ओवर। पर तब तक आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आप ये सोचोगे कि सर एक ही चैप्टर हो गया, मेरे को पूरा समझ में नहीं आया, तो होगा, कुछ एक जगह ये प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। आप बाकी जितने सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे और उसके मुकाबले जब हम जीएसटी पढ़ेंगे, देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस। आप बाकी आप आई एम होपिंग आप लोग ग्राफ समझते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि इधर पे मैंने लगा रखे हैं सारे चैप्टर्स और इधर पे मैंने लगा रखे हैं टफनेस लेवल, तो बाकी सब सब्जेक्ट्स में क्या होता है, द ग्राफ गोज दिस वे, ऐसे जाता जाएगा कि आप इनिशियली थोड़े से इजी चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, फिर थोड़ा सा टफ होगा, फिर थोड़ा और टफ होगा, फिर थोड़ा और टफ होगा, इस तरह से जाता जाएगा। यहाँ की कहानी क्या है, यहाँ की कहानी ये है, हम स्टार्ट करेंगे इजी चैप्टर से। फर्स्ट चैप्टर बिल्कुल इजी है, इंट्रोडक्शन, उसके बाद हमारा कर्व ऐसे जाता है, यहाँ तक चला जाएगा, और उसके बाद यहाँ से हमारा कर्व ऐसा आ जाएगा। तो यानी इनिशियली जो 2-1 चैप्टर्स हैं वो थोड़े से टफ रहेंगे, बट देन दोज आर दी ओनली टफ चैप्टर्स। उसके बाद के चैप्टर्स में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी, स्मूथ जाएंगे। पर मैं आपसे पेशेंस क्यों डिमांड कर रहा हूँ, इसीलिए डिमांड कर रहा हूँ कि जब तक मैं इस पॉइंट तक पहुंचूंगा ना, हाईएस्ट पीक पर, ठीक है, वहां तक कई साथी मेरे दम तोड़ चुके होते हैं कि सर जीएसटी तो समझ में नहीं आता, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, क्या करें, कैसे पढ़ें, ठीक है, इधर उधर परेशान होने लगेंगे। क्यों? क्योंकि ये 3 चैप्टर्स खत्म करने में हमको ऑलमोस्ट 30 ऑड क्लासेस लगेंगी, ठीक है। 30 ऑड क्लासेस तक आपको लगेगा कि सर क्या हो रहा है, ठीक है। पर उसके बाद की जो जर्नी है वो इतनी स्मूथ रहेगी और धीरे से ये वाले 3 चैप्टर्स भी समझ में आ जाएंगे। उसके बाद आप सोचोगे कि वाह यार, जीएसटी से इजी तो कुछ है ही नहीं, इसमें तो हम 50 में से 35, 40, 45 तक भी सोच सकते हैं, ठीक है। विच ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट स्लाइड। मैं 2024 का अटेम्प्ट का रिजल्ट डिस्कस कर लूं अगर आपसे, तो टैक्स में एग्जेम्पशंस थी 62, नॉट टॉकिंग अबाउट पास आउट्स, वी आर टॉकिंग अबाउट एग्जेम्पशंस। 62 exemptions in one single attempt, ठीक है। जिसमें से अगर आप देख सकते हैं दी हाईएस्ट मार्क्स गो अप टू 84, 82, 78, 77, इस रेंज में भी मार्क्स हैं, ठीक है। गेटिंग अ 70+ स्कोर इन टैक्स इज अ ह्यूज थिंग एंड पीपल हैव डन दैट। तो जब आपके सीनियर्स कर सकते हैं तो व्हाई कांट यू? आप कोई कम हो क्या उनसे? बताओ ना, कर सकते हो कि नहीं? कैन वी बीट द हाईएस्ट स्कोर जो पिछले रिजल्ट का था 84 बाय आसिफ? 84, कम ऑन, क्या 84 के ऊपर स्कोर कर सकते हैं हम टैक्स के अंदर? डेफिनेटली कर सकते हैं, बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो 2 रिक्वायरमेंट मैंने बोली थी ना, एक तीसरी और ऐड करूंगा, सॉरी, ठीक है, धीरे से एक चीज और जोड़ दी, दैट इज कंसिस्टेंसी। क्लासेस में रेगुलर रहना है, ठीक है। फिजिकली अटेंड कर रहे हैं तो फिजिकली, ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं तो ऑनलाइन, कोशिश ये करनी क्लास मिस नहीं होनी चाहिए,
ठीक है, ऐसा मैं क्यों कहता हूँ, ऐसा हर देखो दोनों चीज़ें तो बताई, दोनों के रीज़न दिए ना, मैं बिना रीज़न के तुमको बुलेट्स नहीं दूंगा। ठीक है, 3 चीज़ें डिमांड करी मैंने आपसे, पहला कंटिन्यूस रिवीजन, दूसरा आपसे डिमांड किया पेशेंस, और तीसरा आपसे डिमांड करी कंसिस्टेंसी। रिवीजन का रीज़न बता दिया, पेशेंस का रीज़न बता दिया, कंसिस्टेंसी इसीलिए, और कंसिस्टेंसी विल बी रिक्वायर्ड नॉट इन जस्ट माई सब्जेक्ट बट इन ऑल दी सब्जेक्ट्स टेकन टुगेदर। भाई सो आपकी जो एपीटी की फैकल्टी टीम है बच्चों, इनमें से कई फैकल्टीज़ ऐसी हैं, आपको अगर मेरा प्रोफाइल अच्छा लगा कि मैं कौन हूँ और मैं क्या हूँ, तो लेट मी टेल यू दैट आई एम माई सेल्फ अ स्टूडेंट ऑफ दिस इंस्टीट्यूट। जो मैं सीए फाउंडेशन की रैंक की बात कर रहा हूँ वो मैंने यहीं की फैकल्टीज से पढ़ के लाए हैं। लॉ मैंने भी रचना मैम से पढ़ा है, ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैंने भी मनोज सर से पढ़ा है। जो आप इंटर में अभी इनकम टैक्स पढ़ने की स्टार्टिंग कर रहे हैं अंशुल सर से, इनकम टैक्स मैंने भी अंशुल सर से पढ़ा है। तो दीज आर दोज फैकल्टीज जो कि इतने समय से यहाँ हैं और हम सबको गाइड कर रही हैं। ठीक है, तो ये जो फैकल्टी टीम है आपके पास में, आप जब यहाँ क्लास में आकर के अटेंड करते हैं ना, ठीक है, फिजिकली आते हैं तो इवन बेटर रहता है, ऑनलाइन आते हैं तो और भी, मतलब दोनों चीज़ों के अपने अपने फ़ायदे नुकसान हैं। ठीक है, फिजिकली आते हैं या ऑनलाइन आते हैं, दोनों ही केस में आपके पास में ये वाली बात रहती है कि जब आप फैकल्टीज़ को ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस सुनते हैं, ठीक है, तो आपको ना हर क्लास में कुछ ना कुछ तो की टेक अवेज मिल जाते हैं। आपको एक बात की समझ में आती कि हाँ ये चीज़ कैसे करनी है, वो चीज़ कैसे करनी है, फलानी चीज़ कैसे करनी है, नोट्स में कौन सी बात कहाँ लिखी है, कोई सा एक एग्जाम्पल जो आपकी फैकल्टी ने दिया वो आपके दिमाग में कहीं स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो भले आपने कोई चीज़ लिखी ना हो, पर आप अगर क्लास में सुन रहे हैं ना अपनी फैकल्टी को, तो आपके दिमाग में वो बात स्टोर हो जाती है, और फिर एग्जाम डे पर आपको नहीं पता किस दिन कौन सी चीज़ कहाँ से निकल के आ जाए। आई एम क्वाइट श्योर आप सब ने एक बात की एक्सपीरियंस करी होगी कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में, जब आप एग्जाम्स देने बैठे होंगे। कौन सी बात? क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आया होगा, ठीक है, क्वेश्चन पेपर देख करके आपको डर लगा होगा कि यार इसमें तो कुछ भी नहीं बन रहा। ठीक है, फिर हिम्मत करके क्वेश्चन करना शुरू किए, एक आध क्वेश्चन जो कोई समझ में आया वो कर दिया, फिर धीरे धीरे अपने आप कहीं से लैंग्वेज निकलती जाती है, कहीं से कोई पुराना भूला बिसरा एग्जाम्पल याद आ जाता है, कहीं पर से कोई प्रोविज़न याद आ जाता है, और हम एक आंसर कंप्लीट कर देते हैं और बहुत अच्छे नंबर स्कोर कर जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी क्वेश्चन को देख के डर रहे थे कि यार ये तो याद ही नहीं आ रहा, और जिस पॉइंट पर हम बाद में पहुंच करके उसका आंसर कंप्लीट करते हैं तो हमको खुद ही लगता है वाह क्या आंसर लिख दिया मैंने, ऐसा आंसर भी उसे मैंने लिखा है, ये आंसर हुआ कि नहीं हुआ आप लोगों के साथ? अंडरस्टूड? तो यही छोटी छोटी चीजें बच्चों एग्जाम में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, 6 पेपर दे रहे हो, अगर छोटा सा भी इंपैक्ट आया, मान लेते 2-2 नंबर का भी इंपैक्ट आया, तो 2 into 6 मेक्स इट व्हाट 12 मार्क्स। अगर आपका टोटल हो सकता है 290 हो रहा था तो वो 300 हो जाएगा और आपको इंटर दोबारा नहीं देना पड़ेगा। या आपके किसी सब्जेक्ट में 39 आ रहे थे, उसकी वजह से 41-42 आ गए तो आप पास हो गए। अंतर समझ रहे हैं आप? एक एक नंबर की लड़ाई है, एक एक नंबर की जंग है ये। ठीक है, लेट मी बी वेरी स्पेसिफिक। अगर आप ये सोचते हैं कि 300 नंबर ला लेने से आप पास हो जाएंगे, तो बच्चों आप गलत सोचते हैं। दिस इज नॉट द वे टू लुक एट दीज एग्जाम्स। द वे टू लुक एट दीज एग्जाम्स इज, इंटर का लास्ट अटेम्प्ट का रिजल्ट मुझे आपने बताया 18%, मैंने आपको एवरेज रिजल्ट बताया 12 से 15%। ठीक है, तो टू बी श्योर कि आप ये एग्जाम्स क्लियर कर रहे हैं या नहीं, प्लीज अंडरस्टैंड यू विल हैव टू बी इन द टॉप 10% ऑफ योर क्लास। जब भी टेस्ट वगैरह हो रहे हैं, जब भी कोई चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, आपको अपनी क्लास के टॉप 10% स्टूडेंट्स में आना पड़ेगा, क्योंकि दिस इज व्हाट इज द सैंपल साइज ऑफ द पीपल गिविंग द एग्जाम्स। ठीक है,
सेंट्रल इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स है ये जिससे आप पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, भोपाल के अंदर ऑलमोस्ट 80 से 90% ऑफ द स्टूडेंट्स गिविंग द एग्जाम्स विल बी स्टडिंग फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूट। ठीक है, वेरियस अदर एमपी के अंदर जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे होंगे उनमें से एक बहुत मेजर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसी इंस्टीट्यूट को बिलोंग करते होंगे। तो अगर आप अपनी क्लास के टॉप 10% में हैं तो यही लोग तो आगे एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आप अपनी एग्जाम के भी टॉप 10% स्टूडेंट्स में हुए। ठीक है, तो ये मत सोचिएगा कि मेरे नंबर इतने आ गए या इतने आ गए। क्लासेस होती हैं, जब टेस्ट होते हैं, ठीक है, आपके मार्क्स आते हैं, आप लड़ने के लिए यहाँ की जो बेचारे वो स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर्स हैं उनके पास पहुंच जाते हैं कि मेरे को एक नंबर कम और इसको एक नंबर ज़्यादा क्यों दिया। वो एक एक दो दो नंबर की चिंदी चोरी मत करो, लुक एट दी लार्जर पिक्चर। क्या आप टॉप 10% या टॉप 12% में हैं? नहीं है तो वर्क अपॉन इट। ठीक है, क्योंकि खैर मैं तो आपको टॉप 10 या टॉप 12% में आने को कह रहा हूँ, आपको ऑलरेडी पता है कि इस इंस्टीट्यूट से 10 या 12% नहीं, मोर देन 50% स्टूडेंट्स क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट बीइंग एब्सोल्युटली सेफ। ठीक है, दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात, रैंक, ऑल इंडिया रैंक। आई हैव बीन एन ऑल इंडिया रैंकर माई सेल्फ, मैंने आपको बताई ये बात। ठीक है, अगर आपके सीवी के अंदर एक ऑल इंडिया रैंक ऐड हो जाती है ना, उसका एडवांटेज क्या है वो आप अभी नहीं समझोगे। उसका एडवांटेज आप तब समझोगे जब आप ना कैंपस के लिए बैठोगे, नौकरी के लिए बैठोगे। उस पॉइंट ऑफ टाइम पर यू विल अंडरस्टैंड कि एक रैंकर का पैकेज क्या होता है। 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है मेजरली पैकेजेस, रैंकर्स, उसके बाद दूसरा नंबर आता है फर्स्ट अटेम्प्ट क्वालिफाइड पीपल, और तीसरा नंबर आता है मल्टीपल अटेम्प्ट क्वालिफाइड पीपल। अभी जो कैंपस कंडक्ट हुआ था May 24, उसके हिसाब से अगर स्टैट्स बताऊं तो रैंकर्स के एवरेज पैकेजेस जाते हैं 20 लाख एंड अबव, 20-22 लाख के आसपास इनिशियल स्टार्टिंग पैकेज होता है ऑल इंडिया रैंकर्स का। ठीक है, बोथ ग्रुप क्वालिफाइड एवरेज पैकेज आता है, फर्स्ट अटेम्प्ट क्वालिफाइड एवरेज आता है रफली 15 लाख रुपए के आसपास का। तो एक रैंक से कितने का फर्क आ गया? एवरेज 5 से 6 लाख रुपए का फर्क आ गया। और मल्टीपल अटेम्प्ट क्वालिफाइड का एवरेज जाता है 11-12 लाख रुपए के आसपास। तो अंतर समझिएगा, बहुत भारी अंतर है। ठीक है, तो भैया देखो, सीए कोर्स के बारे में पहले कहा जाता था, अभी भी खैर काफ़ी सारे मैं उसी हिसाब से देखता हूँ, उसी हिसाब से समझाने की कोशिश करता हूँ ज़रा। ठीक है, ऐसा कहा जाता था कि सीए कोर्स में बनिए बहुत सारे मिलेंगे। ठीक है, जैन, अग्रवाल, गुप्ताज। ठीक है, तो उनको उन्हीं की भाषा में समझा दूं। ठीक है, एक अटेम्प्ट का नुकसान कितना है? ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट अगर आप सीए क्वालिफाई करते हो तो एवरेज पैकेज क्या है? 15 लाख रुपए। और मल्टीपल अटेम्प्ट में क्वालिफाई करते हो तो एवरेज पैकेज क्या है? 12 लाख रुपए। ठीक है, मान लेते हैं एक अटेम्प्ट हम फेल हुए। ठीक है, तो हमारा कोई दोस्त जो हमारे साथ का था, उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर लिया। ठीक है, वो सीए बन गया, उसने कमाना शुरू कर दिया। ठीक है, उसकी सैलरी कितनी आने लगी? 15 लाख रुपए, मतलब महीने का 1.25 लाख रुपए। ठीक है, हम 6 महीने बाद सीए बने, तो पहले तो 1.25 लाख इंटू 6, 7.5 लाख का नुकसान ऑलरेडी हो चुका है। हो चुका है कि नहीं हो चुका है? पहला नुकसान तो यही है, 6 महीने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, दूसरा नुकसान, वो भाई की 1.25 लाख रुपए की नौकरी आ रही है, 1.25 लाख रुपए की सैलरी आ रही है, और मेरा पैकेज कितना लगा? 12 लाख रुपए, यानी कि 1 लाख रुपए महीना, और आगे 25,000 रुपए हर महीने का नुकसान अलग से। ठीक है, और ग्रोथ उसको भी मिलती जाएगी, ग्रोथ मेरे को भी मिलती जाएगी नॉर्मल रेट पे, और हमेशा ये वाला डिफरेंस जिंदगी भर चलता जाएगा। तो अज्यूम करते हैं अगर हम 22 साल या 23 साल की उम्र में सीए बनते हैं और हम 60 साल तक काम करते हैं, तो 37 ईयर्स इंटू 12 मंथ्स इंटू 25,000 रुपये, 1,11,00,000 प्लस इनिशियल 7.5 लाख रुपए, 1,20,00,000 का नुकसान है बस एक अटेम्प्ट का। ठीक है,
तो कोई ये कहे कि एक अटेम्प्ट फेल होने का नुकसान कितना है, तो एक अटेम्प्ट फेल होने का नुकसान इतना नहीं है। भोपाल में बेटा नौकरी भोपाल में नहीं मिलती। नौकरी 15 लाख 18 लाख 20 लाख की जो मैं बात कर रहा हूँ, आप कैंपसेस में बैठते हैं वंस यू क्वालिफाई, ठीक है, और वहाँ पर आपको जॉब्स मिलती हैं। तो वहाँ पर आपको जो जॉब्स मिलती हैं वो मिलती हैं मुंबई में, पुणे में, बैंगलोर में, है ना, एमएनसीज में। AIR इंटर में इज़ नॉट फीजिबल अगर फाउंडेशन में ही बस पास हो रहे हैं। बेटा मैं थोड़ा सा आपकी बात समझा नहीं, क्या आप ये कह रहे हो कि आपको ऐसा लग रहा है कि फाउंडेशन का पेपर में आप जस्ट पास होने वाले हो तो इंटर में AIR लाना मुश्किल काम है? डू यू फील दिस वे? चलो मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लैरिफाई करूँ। 6 पेपर दे रहे हो आप, राइट? टैक्स क्या किसी ने भी पहले से पढ़ा है? क्या फाउंडेशन में कहीं टैक्स पढ़ते हो, या कहीं 10th 12th में कहीं टैक्स पढ़ते हो? नहीं। तो टैक्स तो टोटली नया घोड़ी नया दाम है भाई, है ना। वी बिगिन एट अ जीरो स्लेट। जो फाउंडेशन में 400 में से 400 लेकर के भी आ रहा है, या जो 400 में से 200 लेकर के भी आ रहा है, बात बराबर है। आपके इंटरेस्ट पर है आप क्या करते हो, ठीक है। क्या किसी ने भी पहले से कॉस्टिंग पढ़ा है? क्या किसी ने भी पहले से फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा है? क्या किसी ने भी पहले से ऑडिट पढ़ा है? क्या किसी ने भी पहले से स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पढ़ा है? नहीं ना। तो पहले से पढ़ा क्या है, क्या लेकर के आ रहे हो? अकाउंट्स और लॉ, इसके अलावा तो नहीं ला रहे कुछ भी पीछे से, है कि नहीं। अब लॉ में भी मेजरली जो यहां पर आपके कोर्स का पार्ट है दैट इज कंपनीज एक्ट। क्या किसी ने भी पहले से कंपनीज एक्ट पढ़ा है? कंपनीज एक्ट होता है क्या फाउंडेशन में आजकल? क्या अदर एक्ट्स ही हैं, सेल ऑफ गुड्स एक्ट वगैरह वगैरह? फाउंडेशन में है, थोड़ा सा पोर्शन होता होगा। कितने मार्क्स का होता होगा कंपनीज एक्ट का पोर्शन? इंट्रो है सर बता रहे हैं मुझे, क्या मैं ऐसा मान लूं 15 से 20 नंबर का, 25 नंबर का? 20 से 25 नंबर का, ओके ठीक है। तो 20 से 25 नंबर वाले पोर्शन में आप थोड़ा सा पीछे हो, अगर आप फाउंडेशन में आपने उतनी अच्छी तैयारी नहीं करी थी तो, ठीक है। अब मैं अकाउंट्स की बात करता हूँ। अकाउंट्स में जो चैप्टर्स आपने पीछे पढ़े हैं, कहाँ पर? फाउंडेशन में, ठीक है। वो चैप्टर्स तो एज इट इज रिपीट नहीं होते। यहाँ पर आप चैप्टर्स पढ़ते हैं ऑल टुगेदर नए। तो कॉन्सेप्ट क्या लेकर के आते हो? कॉन्सेप्ट लेकर के आते हो जो आपने ना 11th 12th में पढ़ा था। क्या पढ़ा था आपने? जर्नल एंट्री कैसे बनती है, डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, ठीक है, ट्रायल बैलेंस क्या होता है, लेजर क्या होते हैं, ठीक है, बैलेंस शीट क्या होती है, P&L क्या होता है, उनके फॉर्मेट्स क्या होते हैं, एक ट्रायल बैलेंस से P&L बैलेंस शीट कैसे बनती है, जर्नल या लेजर से ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है, बैंक रिकन्सिलेशन क्या होता है। क्या ये सब बातें आपको आती हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि शायद आपका फाउंडेशन उतना स्ट्रांग नहीं था? अगर ये बातें आपको आती हैं तो भले आपने फाउंडेशन के टाइम पर अकाउंट्स वाला इतना नहीं पढ़ा था, इतना आपको नुकसान नहीं होगा। मैं आपसे ये कहूँगा टू बिगिन विथ 600 नंबर का जो आपका कोर्स है, शायद 10-20 नंबर लॉ के और 10-20 नंबर अकाउंट्स के, मुश्किल से 20-25 नंबर आप पीछे हो, दैट इज ऑल। आप कोई बहुत पीछे नहीं हो कि यार हमारे से तो हो ही नहीं सकता। 20 नंबर पीछे हो, अग्रीड। उस 20 नंबर पे थोड़ी सी मेहनत कर सकते हो। यू हैव सफिशिएंट टाइम, दैट इज वाई वी आर बिगनिंग अर्ली। समय का यूटिलाइजेशन करिए। अगर आपको लगता है कि आपने उतने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया था फाउंडेशन के टाइम पर, तो आप तो पेपर भी दे चुके हो। मैथ्स में सिलेक्टिव पढ़ा था, मैथ्स नहीं आता भाई आगे, मैथ्स का कोई योगदान ही नहीं है आगे, ठीक है। बस मैथ्स थोड़ी सी स्ट्रांग मतलब चैप्टर्स नहीं चाहिए, पर थोड़ी सी मैथमेटिकल नॉलेज चाहिए कि परसेंटेज निकालना है ना। मैं तुमसे कहूँ कि 105 रुपये में 5% GST जुड़ा हुआ है, तो प्रिंसिपल वैल्यू कितनी हुई,
है ना, ऐसी कुछ बात। तो टैक्सेशन के लिए या अकाउंट्स के लिए थोड़ा बहुत मैथ्स लगेगा, रेशियोज के लिए, इनके लिए, परसेंटेजेस के लिए, रिवर्स वर्किंग के लिए थोड़ी बहुत, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में थोड़ा सा हो सकता है इक्वेशन वगैरह बनानी पड़े, कॉस्टिंग में हो सकता है थोड़ी सी इक्वेशन वगैरह बनानी पड़े, दैट इज ऑल। आपको वो सब नहीं लगेगा, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, प्रोबेबिलिटी या कुछ भी और इस तरह के चैप्टर्स की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इतनी मेहनत करनी है बस, इतनी मेहनत अगर हम कर जाएंगे तो हम थ्रू हो जाएंगे। ठीक है, तो मन से बच्चों ये डर निकाल देना अपनी, अभी आज का सेशन इसीलिए था कि ये डर निकाल दें अपन मन से पूरा। ठीक है, तो एनीबडी हु इज कमिंग इनटू दिस सीए इंटर एग्जाम्स, अगर आप मेहनत करोगे तो आप यहां पर रैंक ला सकते हो, दैट इज इट। मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत से जो जी चुराएगा उसका कुछ नहीं हो पाएगा, ये बात समझिएगा। ठीक है, अगर आपने ढीलापन रखा, क्या पढ़ते थे ना पहले भी, 2 महीने में 3 महीने में पास हो जाते थे। फाउंडेशन की भी तैयारी कितनी करी आप लोग, सितंबर में एग्जाम दिए हैं। ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मई वगैरह से या अप्रैल से स्टार्ट हुई होंगी क्लासेस आपकी, है ना। इफेक्टिवली आप लोगों ने जून जुलाई अगस्त 3 महीना पढ़ के एग्जाम दिया होगा। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? उसके पहले तो क्लास आते थे, पढ़ाई तो इतनी करी होगी, इतनी पढ़ाई करके भी लग रहा है कि हाँ सर हो जाएगा, इंटर में नहीं होगा लेकिन, है ना। इंटर में आपको समय नहीं खराब करना है, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो रैंक देख रहे हैं उनका टारगेट तो बहुत ऊपर है भाई, देयर टारगेट बिगिंस फ्रॉम 450, 450 पर शायद आपको नीचे की कोई रैंक मिलेगी, मतलब से 40s के आसपास की। AIR 1 तो आजकल आग लगा रहे हैं, बिल्कुल 500 टच कर रहे हैं, 500 पार कर रहे हैं इनफैक्ट। तो 450, 460, 470, दिस इज व्हाट यू आर लुकिंग फॉर टू गेट अ रैंक, विच मीन्स जो यहाँ लिखा है गोल 100 एंड एग्जामेशन, तब आएगा। तो टारगेट वैसे बनाने पड़ेंगे। ठीक है, हम क्या करने वाले हैं बच्चों, आगे जब भी मेरी क्लासेस आपके साथ रेगुलरली शुरू होगी, हमारी फ्लो इस तरह से रहती है कि मैं आपको एक एक करके पहले तो सारे चैप्टर्स कंप्लीट कराऊंगा। यस बेटा, टॉप 50 को AR मिलती है। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली मैं एक तरफ इस तरफ भी बैठा हूँ, एक बार इस तरफ भी बैठा हूँ। मेरी CA फाउंडेशन में या CA CPT में आई हैव गॉट 9th रैंक, और CA इंटर में आई मिस्ड माई रैंक जस्ट बाय 3 मार्क्स। ठीक है, टॉप 50 रैंक मिलती है, 50th रैंक जहां क्लोज हुई उससे मेरे नंबर से 3 मार्क्स कम थे, ओनली 3 मार्क्स। 7 सब्जेक्ट्स का होता था तब तक इंटर, 7 सब्जेक्ट होते थे उस पॉइंट पर। 7 सब्जेक्ट्स में मेरा स्कोर था 517, 517, एंड द रैंक क्लोज ऑन 520, 520 पे क्लोज हुई थी रैंक। ठीक है, तो वो 3 नंबर की वजह से रैंक मिस हुई थी। तो रैंक इज इन इटसेल्फ अ बिग थिंग, उसको टारगेट करेंगे। नहीं तो ये तो मैंने आपको ऑलरेडी समझाया ही है कि भाई फर्स्ट अटेम्प्ट तो करना ही है, नहीं तो कोर्स में पिछड़ना नहीं है अपने। ठीक है, प्रोसेस ऑफ स्टडी हमारी ये रहती है, हम 15 चैप्टर्स पूरे एक एक करके कंप्लीट करेंगे, जैसा जो होता है फ्लो दैट वील गेट टू डिस्कस इन दी रेगुलर क्लासेस व्हेन वी डू। ठीक है, क्लासेस ख़त्म करने के बाद में, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी किया था, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, हमने मैराथन क्लासेस रखी थी यूट्यूब के ऊपर, जहाँ पर हमने अराउंड 8 डेज, मतलब रफली 12 से 14, 14 आवर्स में हमने पूरा का पूरा CA कोर्स एक बार फिर से रिवाइज किया था, GST पोर्शन का, और उसको हमने इंटैक्ट किया था। ऑल थ्रू आउट हम मॉड्यूल के क्वेश्चंस और मॉड्यूल साथ के साथ करते रहते हैं। ठीक है, मैं इस बात का बिलीवर हूँ कि हम इंस्टीट्यूट के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं तो इंस्टीट्यूट की बुक्स को हम टॉप प्रेफरेंस पे रखते हैं। तो मेरे जो नोट्स आपको मिलेंगे इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, वो भी पूरे मॉड्यूल बेस्ड रहते हैं। हमने कोशिश करी है उनको जितना ज़्यादा हम टैबुलर फॉर्म में और जितना ज़्यादा फ्लो चार्ट फॉर्म में हमने बनाने की कोशिश करी है उनको। ठीक है, तो हम उस विज़न के साथ चलते हैं। एक
दूसरी बात हमारे कोर्स में ये रहती है कि हम कोर्स पूरा कंप्लीट होने के बाद हम ये सारे मैराथन वगैरह भी करते हैं, पास्ट एग्ज़ाम क्वेश्चंस, आरटीपीज, एमटीपीज, ये भी हम धीरे धीरे इन द ड्यू कोर्स हम साथ के साथ ख़त्म करते चलते हैं। ठीक है, देन इट वाज नाइस इंटरेक्टिंग विद ऑल ऑफ यू। वील लुक टू बिगिन विद द जीएसटी कोर्स एज सून एज पॉसिबल एज इंस्ट्रक्टेड वंस यू गेट योर रिजल्ट्स। ठीक है, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फाउंडेशन रिजल्ट्स, मे वी ऑल मीट सून। ठीक है, एंड इन एनी वेज आपका फाउंडेशन क्लियर होता है तो आप हमसे रेगुलर टच में आ ही जाएंगे। अगर फाउंडेशन क्लियर नहीं भी होता है एंड स्टिल आपको किसी भी तरह की कोई हेल्प चाहिए तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल। आप जब चाहें मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, कोई भी किसी तरह का इशू हो आप बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।